में उनको जाना था जी और वो सब आपने इंतज़ाम कराकर कई लाख लोगों को, जी मुझे आपने बताया भी था बम्बई जी। से कि आपने भिजवाया, बावजूद इसके उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा और आपको जेल जाना पड़ा। विनय दुबे, इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हो और किस तरह की नीतियां थी जिन्होंने आपको जेल तक पहुंचाया? सर, मैं ज़िम्मेदार किसी को नहीं मानता। पहली चीज़, मुझे एक चीज़ का गर्व होता है कि मेरे जेल जाने के बाद मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को झुकना पड़ा। काहे वो चालू नहीं करा लिए बसेस और ट्रेनें? बांद्रा आंदोलन के बाद क्यों उनकी इतनी चौड़ी हो गई फटके कि उनको बस चालू करानी पड़ी? क्योंकि उनको पता था कि एक विनय दुबे को आज अंदर डाला है, यानी सैकड़ों विनय दुबे। आपके ही जो आपने एक्ट किया, यानी आपने जो कोशिश की, मेहनत की, बसेस लगवाई, सब कुछ किया, उससे आप कह रहे हैं कि फटके चौड़ी सर हो गई? देखिए, मैं 100% नहीं, लेकिन 0.5% हूँ मैं। हाँ। 0.5% हूँ, ये मैं मानता हूँ। मैं जानता हूँ बिना पब्लिक सपोर्ट नहीं हो सकता था, लेकिन जेल जाने के बाद जिस तरह से पूरे पूरे देश के अंदर ये चीज़ का मामला उठा कि भाई मज़दूरों की भी जान ज़रूरत है, उनकी भी जान जो है कीमत है, उसको देखते हुए सरकार को गंभीर होना पड़ा। और सबसे बड़ी बात, आप जैसे लोग जो बैठे हुए थे, मैं तो अंदर था मस्त आराम से पंखे की हवा ले रहा था, मुझे क्या पता चल रहा था बाहर क्या हो रहा है। लेकिन आप जब लोगों ने जो आवाज़ उठाई है आपके चैनल के माध्यम से, बहुत सारे लोगों ने इसके लिए, मज़दूरों की भी जान भी कीमत है, ये चीज़ आपने सरकार को एहसास कराया, जिसकी वजह से उनको झुकना पड़ा। मेरा कंट्रीब्यूशन 0.0001% रहा। आपके ऊपर एक आरोप लगा था जी जो साबित नहीं हो सका और उसके लिए आप बाकायदा अदालत तक पहुंचे हैं और हुकूमत को भी घुटने टेकने पड़े। सर, वो आरोप ये लगा था कि आपने भीड़ इकट्ठी की, वो आरोप ये लगा कि आपने उस वक्त की जब लॉकडाउन कोरोना की वजह से था, आपने जमा किया वहाँ जनता को, और वो मजदूर जो जा रहे थे उन लोगों को आपने ही आपकी कॉल पर, आपकी स्टेटमेंट पे इकट्ठा होने की उनको मौका मिला था। सर, मुंबई पुलिस वर्ल्ड में सबसे बेस्ट पुलिस है, और जहाँ तक मैं विश्वास करता हूँ कि उनकी जांच की जब कोर्ट में जब चार्जशीट लगेगी, उस समय आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होगी। मैं जानता हूँ संविधान से देश चलता है और उस पर मुझे पूरा विश्वास है। अगर मैंने ये क्राउड जमा की थी तो मुंबई पुलिस चार्जशीट में अपने मेंशन करेगी। उनकी जांच चालू है, अभी तक चार्जशीट आई नहीं है। नहीं, जेल की नौबत क्यों आ गई? सर, जेल देखिए ठीक है, अगर मैं ये कहता हूँ मेरे जेल जाने की वजह से अगर किसी का भला हुआ तो मैं 1000 बार जेल जाने को तैयार हूँ। जेल जाना हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए गहना एक प्राउड है। मैं, और सबसे बड़ी बात, जब मैं जेल में था तो एक पुलिस वाले ने मुझे कहा था कि पिंजरा जो होता है शेरों के लिए होता है, कुत्तों को नहीं डाला जाता उसके अंदर। तो ये मेरे लिए प्राउड है कि मैं पिंजरा जो होता है वो शेरों के लिए होता है, कुत्तों को नहीं डाला जाता। पिंजरों पे रखते हैं ये पुलिस वाले ने आपसे कहा, एकदम। तो आपकी तो छाती गर्व से इस बात से ही चौड़ी हो गई होगी। 100%। लोग बोलते हैं कि बांद्रा का दंगे वाला, मुझे बहुत प्राउड होता है कि भाई अगर उस दंगे से अगर किसी का भला हुआ है, लाखों लोग अपने घर पहुँचे, कितने बच्चों से अपने माँ बाप से मिल पाए हैं, तो मुझे गर्व होता है कि भाई मैं हूँ दंगाई। आई एम प्राउड टू बी, और हमेशा करता रहूँगा। जब ऐसा लगेगा तब तक करूँगा। विनय, आपने कितने लोगों को भेजा होगा, आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को भी? सर, इसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो डाली थी अपने पोस्ट पे विद डॉक्यूमेंट। विद डॉक्यूमेंट, मैं उसी की बात करना चाह रहा हूँ। आधार कार्ड और सारी चीज़ें डाली थी। 1,35,000 के आसपास जो लोगों की संख्या थी उस समय, वो मैंने दिखाई थी, ऑन कैमरा दिखाई थी, उनके डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे। तो जो कंट्रीब्यूशन था उनके लिए मैं कर चुका हूँ। सोनू सूद थोड़ी हूँ कि उसकी मार्केटिंग करूँगा। चलिए, अब आपने खुद ही नाम ले लिया, आपको न जाने क्यों ये पता है कि मैं आपसे क्या सवाल पूछने वाला हूँ, आप वो आगे से बोल देते हैं, और यही मैं सोचता हूँ कि आपकी काबिलियत है। विनय, मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि आपने 1 लाख से ऊपर लोगों को भेजा, उसके बाद फिर सोनू सूद के ऊपर आपने खुले तौर पर बड़े लंबे चौड़े चिट्ठे पेश किए, और मैंने भी देखा था, आपसे बात भी की थी मुंबई रहते हुए। वो सारी चीज़, आपको क्या लगता है सोनू सूद पर जो इल्ज़ाम थे वो सटीक थे? एकदम है, आज भी हैं, और गलत है तो बोले, सोनू सूद मानहानि का केस करे कोर्ट में, मैं बताता हूँ सबूत के साथ में। और दूसरा सबसे बीच, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की IT सेल ही क्यों थी? मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आई कि जो जय हो कर रहे थे वो मोदी भक्ति क्यों थे? कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार की नाकामी दिखाने के लिए, मतलब एक तरह से उसको साबित करने के लिए कि महाराष्ट्र सरकार नाकाम है मजदूरों के, इसके लिए मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की IT सेल ने सोनू सूद को हीरो बनाया। मैं तो आज डंके की चोट पे बोलता हूँ, 1 नंबर का एक्टर है। बिना वो इतना बड़ा दलाल मैं बोल सकता हूँ कि बिना पैसे लिए वो ट्वीट नहीं मारता। 5 लाख 10 लाख रुपए एक ट्वीट की फीस है उसकी, वो बंदा मजदूरों की मदद करेगा। आपको लगता है जो कुछ था वो सब फरेब था, छल था, ढोंग था, स्क्रिप्टेड है? एकदम। अभी भी मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, प्रूफ किया है। एक ही जैसी ID सबकी क्यों थी? अभी अगर आप बनाएंगे ID तो अपना नाम डालेंगे, कुछ एक अल्फ़ाबेट डालेंगे, सबकी एक ही सीक्वेंस सबकी। और सबसे शॉकिंग, सोनू सूद ने पहली बस चलाई थी 10 मई सन 2020 को,
और सारे मजदूरों को ट्विटर पे जाना है। उनको सपना आ गया था कि भाई हमको अप्रैल में ही आईडी बना के रखनी है। अप्रैल के महीनों में आईडी बना दी गई और मई में जब पहली बस गए उसके बाद सबको वो घर पहुंचाने लगे। इतना सबसे बड़ा बवाल तो तब था, सबसे बड़ा ढोंग तो तब था जब एक बच्चे के पैदा होने पे उसका नाम सोनू सूद रख दिया गया। वो ना बच्चा आज तक मिला ना वो महिला मिली। सब कुछ तो सोशल मीडिया पे ही चल रहा है ना। अच्छा, क्या चीज़ विनय ऐसी आप बताना चाहोगे हिंदुस्तान लाइव के दर्शकों को, क्योंकि हमको न सिर्फ हिंदुस्तान में विदेश में भी, और जिस तरह आपको भी पसंद किया जाता है, लोग इंतज़ार में थे इस चीज़ को लेकर, क्या ऐसा कोई खुलासा, ऐसी कोई बात जो आप मौजूदा मोदी हुकूमत के लिए करना चाहोगे आज हमारे प्लेटफॉर्म से? मैं एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूँ, कफील खान के साथ साथ मैं उस पर काम कर रहा हूँ। कोरोना के विषय में बहुत बड़ा खुलासा बहुत जल्द मैं करने वाला हूँ। कोरोना आई है सन 2019 के अंतिम में, बट ये प्रोजेक्ट शुरू हो गया था 2017 में। उसकी दवाइयाँ पेटेंट कर चुके थे 2018 प्रोजेक्ट मतलब क्या आपका कहने का मैं एक उद्देश्य? रिसर्च पे हूँ। मैं एक प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट इन द सेंस एक असाइनमेंट पे हूँ। मैं एक थोड़ी सी रिसर्च करता हूँ क्योंकि मैं बिना कोई एविडेंस बात नहीं रखता हूँ। मेरे पास सबूत होता है, इसके लिए डंके की चोट पे गाली देते हुए मैं बातें करता हूँ और उसी एविडेंस के आधार पे सामने वाला सरेंडर हो जाता है। कोरोना के ऊपर मेरी रिसर्च चल रही है कि एक्चुअली ये इसका चीज़ें हैं क्या एक्चुअली वास्तविकता में। जिस तरह से मार्केटिंग की जा रही है बीजेपी सरकार या गोदी मीडिया की तरफ से, उसके बाद में ये चीज़ें क्या वास्तविकता हैं क्या ज़मीनी स्तर पे, तो उसको रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट मैं पब्लिश करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपके माध्यम से आपके जितने भी शुभचिंतक हैं उन तक ये बातें पहुँचें। ये बहुत गंभीर विषय, यानी एक बहुत बड़ा खुलासा आप करने जा रहे हैं। विनय, डर नहीं लगता आपको कि जैसा आपने कहा कि छोटी छोटी बच्चियों का साथ है, पत्नी का साथ है, माँ, अपनी खुद की जान, तो क्या परवाह नहीं है इस बात की कि किसी तरह का इतना बड़ा सरकार से, हुकूमत से, वो भी नरेंद्र मोदी हुकूमत से पंगा लेना? क्या लगता है आपको, सत्य में अब जयती है? सर सबसे बड़ी बात, मरना सबको है, यहाँ कोई हमेशा नहीं रहने वाला है। तो सबसे आखिरी जो एकदम लेवल होता है वो डेथ होती है। अगर और सबकी होनी है, ऐसा भी नहीं है कि जो मुझे मारेगा वो बच जाएगा। मैं चाहता हूँ कि अगर इस तरह से कहीं मेरी हत्या हो जाए तो बहुत सारे विनय दुबे इस देश में पैदा होंगे और मैं गारंटी ले सकता हूँ। कहीं ना कहीं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि आवाज़ उठाना सीखिए। अगर आज आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल आपके बच्चे जो हैं वो गरीब गुलाम हो जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी बच्ची और मेरे बच्चों को प्राउड होगा अगर समझो इस बीच कहीं पे भी किसी भी मामले में मेरी डेथ हो जाती है तो अगले भविष्य में पूरे जीवन वो गर्व से कह सकती कि मैं विनय दुबे की बेटी हूँ। अच्छा, तो बच्चियों को भी सबसे ज़्यादा चिंता रहती है। तो मैं आपकी लंबी आयु की, आपकी सेहत तंदुरुस्ती की ज़रूर दुआ करूंगा और करता ही हूं। बहुत लोगों का प्यार मिलता है, आपको दुआएं मिलती हैं, वो हर धर्म के लोग आपसे मोहब्बत करते हैं सिर्फ इसी बिना पर कि आप सच्चाई के साथ हैं, आप सच के दामन को आपने पकड़ रखा है। कमोवेश यही हाल हमारा भी है। हम भी हिंदुस्तान लाइव के माध्यम से, हमारी पूरी टीम, हमारे पूरा ऑर्गेनाइजेशन, हमारा अखबार, सब सच्चाई के ही साथ में हैं। जी विनय, इस हिंदुस्तान लाइव चैनल के माध्यम से आज पहली बार मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी एप्लीकेशन लगी हुई है डॉक्टर कफील खान के विषय में, और अगर अगले कुछ जो टाइम दी गई है कफील खान के विषय में क्या वजह है कि इतना डिले हुआ है वहाँ से? सरकारी दबाव है सर। योगी जी पर्सनली इस मैटर में देख रहे हैं। कोर्ट में क्या हुआ था जो आपको जाना पड़ रहा है अब सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट की बताएं? हम लोगों ने जो टीम ऑलरेडी लीगल गई है और इवन उनके परिवार की तरफ से भी गए हैं लोग, उनका एक ही रिक्वेस्ट है सुप्रीम कोर्ट की, एक टाइम बाउंड कर दिया जाए कि एक डेडलाइन तय कर दी जाए कि इस तारीख के बाद अंदर सारे फैसले कर दिए जाए, भले वो पक्ष में आए चाहे विपक्ष में आए, ये फैसला कर दिया जाए। इसको लेके एक एप्लीकेशन लगाई गई है और सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चल रही है। आज सवेरे भी मैंने जब वहाँ पे डिटेल्स निकाली है तो ऑलरेडी डॉक्टर कफील के लिए एप्लीकेशन लगी है उनके परिवार की तरफ से, ऐसी मुझे सूचना मिली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर वो डेडलाइन नहीं देती है या सुप्रीम कोर्ट सही में न्याय नहीं दे पाता है तो विनय दुबे महाराष्ट्र से दिल्ली पैदल तिरंगा लेके अकेले वहाँ से निकलूँगा और राजघाट पे आके बैठ जाऊँगा और तब तक बैठा रहूँगा जब तक ये न्याय नहीं हो जाएगा। और ये बहुत बड़ी मुहिम मुंबई से मैं शुरू करूँगा और डंके की चोट पे ये चाहे मुझे गिरफ्तार कर ले, जब छोड़ेंगे तब मैं वापस निकलूँगा। ये आपके चैनल के माध्यम से एक अनाउंसमेंट, आने वाली जो मेरे आंदोलन है उसकी घोषणा मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ। विनय, महाराष्ट्र सरकार का आपके साथ कितना सहयोग रहता है, क्योंकि जान का खतरा जैसे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, और जेल में जब आप थे
उस वक्त से लेकर ज़मानत तक का आपका सरकार से क्या किसी तरह का सहयोग मिल सका? ख़ासतौर से मैं बात करना चाहता हूँ इस वक्त में जो सरकार है उद्धव ठाकरे की। सरकार के लिए मैं एक आरोपी था, मैं उनका कोई मेहमान नहीं था, ना उनका कोई पार्टी का था। तो जो ट्रीटमेंट था मुझे जो मिला, एक आरोपी वाला ही मिला वहाँ पे। उन्होंने जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन किया, जिस तरह से आप समझिए, अगर सरकार मुझ पे मेहरबान होती तो मेरी गाड़ियाँ वहाँ पे आज सीज़ नहीं की गई होती। अगर सरकार मुझे कोऑपरेट कर रही होती तो मेरे सारे बैंक अकाउंट सील नहीं कर दिए गए होते, और आज भी चार्जशीट इतनी देरी से नहीं गई होती। और जब चार्जशीट आएगी उसके बाद मैं कानूनी प्रक्रिया को उसको ले जाऊँगा। और रही बात, जैसी भारतीय जनता पार्टी का मेरा संबंध है, वैसा ही मेरे महाराष्ट्र सरकार के सरकारों से मेरे संबंध है। तो कोई तो ऐसा होगा, कोई तो ऐसी पार्टी होगी पूरे देश की कि जिसका आपका संबंध भारतीय जनता पार्टी जैसा ना हो, वो विनय दुबे का विनय दुबे जैसा ही हो। सर देखिए, हर जगह कहीं ना कहीं कमियां होती हैं। हमारे एक सामाजिक कार्यकर्ता का नियम होता है कि उन कमियों को सही करने का काम करे, ना कि सरकार की वाहवाही में अपना बोलते हैं ना तलवे चाटने का काम करे। एक सोशल एक्टिविस्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो सरकार की कमियां हैं उसे ठीक करे, क्योंकि उसमें जनता की जीवन और उनकी जान जुड़ी होती है। तो मैं वाहवाही करके तलवे चाट के कहीं पहुंचने के चक्कर में नहीं हूं। जहां कमी दिखेगी वहां लात मारूंगा, छोड़ेंगे तब मैं वापस निकलूंगा। ये आपके चैनल के माध्यम से एक अनाउंसमेंट, आने वाली जो मेरे आंदोलन है उसकी घोषणा मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ। विनय, महाराष्ट्र सरकार का आपके साथ कितना सहयोग रहता है? क्योंकि जान का खतरा जैसे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, और जेल में जब आप थे उस वक्त से लेकर ज़मानत तक का आपका सरकार से क्या किसी तरह का सहयोग मिल सका? ख़ासतौर से मैं बात करना चाहता हूँ इस वक्त में जो सरकार है उद्धव ठाकरे की। सरकार के लिए मैं एक आरोपी था, मैं उनका कोई मेहमान नहीं था, ना उनका कोई पार्टी का था। तो जो ट्रीटमेंट था मुझे जो मिला, एक आरोपी वाला ही मिला वहाँ पे। उन्होंने जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन किया, जिस तरह से आप समझिए, अगर सरकार मुझ पे मेहरबान होती तो मेरी गाड़ियाँ वहाँ पे आज सीज़ नहीं की गई होती। अगर सरकार मुझे कोऑपरेट कर रही होती तो मेरे सारे बैंक अकाउंट सील नहीं कर दिए गए होते, और आज भी चार्जशीट इतनी देरी से नहीं गई होती। और जब चार्जशीट आएगी उसके बाद मैं कानूनी प्रक्रिया को उसको ले जाऊँगा। और रही बात, जैसी भारतीय जनता पार्टी का मेरा संबंध है, वैसा ही मेरे महाराष्ट्र सरकार के सरकारों से मेरे संबंध है। तो कोई तो ऐसा होगा, कोई तो ऐसी पार्टी होगी पूरे देश की कि जिसका आपका संबंध भारतीय जनता पार्टी जैसा ना हो, वो विनय दुबे का विनय दुबे जैसा ही हो। सर देखिए, हर जगह कहीं ना कहीं कमियां होती हैं। हमारे एक सामाजिक कार्यकर्ता का नियम होता है कि उन कमियों को सही करने का काम करे, ना कि सरकार की वाहवाही में अपना बोलते हैं ना तलवे चाटने का काम करे। एक सोशल एक्टिविस्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो सरकार की कमियां हैं उसे ठीक करे, क्योंकि उसमें जनता की जीवन और उनकी जान जुड़ी होती है। तो मैं वाहवाही करके तलवे चाट के कहीं पहुंचने के चक्कर में नहीं हूँ। जहाँ कमी दिखेगी वहाँ लात मारूंगा। विनय, ना आप ना हिंदू देखते, ना मुसलमान देखते, ना आप सिख देखते, ना ईसाई देखते हो, आप सिर्फ एक इंसान देखते हो। एकदम। तो ये जो सोच बनी है आपकी विनय, ये किससे प्रेरित होके हुआ है? देखिए, एक एटमॉस्फेयर होता है, आप जिस परिवेश में ऊपर आते हैं। हमारे साथ में, मेरे साथ में अब्दुल करके मेरा दोस्त था, हम साथ में एक ही थाली में खाते थे। लंच होती थी स्कूल के, हम साथ बैठ के खाते थे। ईद में वहाँ पे जाके हम खाते पीते थे, वो हमारी दिवाली में आके सेलिब्रेट करता था। तो वो माहौल हमने देखा है। कभी भी हमने ये, और जो भी लोग ये करते हैं ना, उनको बोलना चाहूँगा कि अगर तुम्हारा बाप कभी आईसीयू में होगा और खून की ज़रूरत होगी ना बेटा, तो कलर वाला खून दे देना कि कौन सा मुस्लिम का कौन सा हिंदू का है। उनको एक सबक है ये चीज़। जब उसमें अपने बाप को मरते हुए ये मुसलमान का खून लगा लेंगे, लेकिन जब बाहर आएंगे तो इनको मुस्लिम नहीं चाहिए देश में। तो ऐसे लोगों के पिछवाड़े लात मारने के लिए विनय दुबे जैसे लोग बैठे हैं अभी भी, जो हो नहीं सकता इस देश में, कभी भी पॉसिबल नहीं है। एक इतनी ताकत है, मैं पूरी नरेंद्र मोदी सरकार को कहता हूँ, जितने तुम्हारे मंत्री, जितने तुम्हारे सांसद विधायक है, चाहे जितना पिछवाड़ा रगड़ ले, अगर वो सोचते हैं कि इस देश से हिंदू मुसलमान नफरत पैदा कर लेंगे तो उनके बाप की औकात। कि आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती रही है अभी तक के कार्यकाल में, अभी तक के वक्त में, वो सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है? इसके अलावा कि जब ये मजदूरों का पलायन हो रहा था और जेल भेजने वाली बात, ये तो हमने सुन ली। अलावा इसके कौन सी सबसे बड़ी चुनौती रही है विनय दुबे के लिए, जिसको आपको लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए था जो मुझसे हो गया, या किसी चीज़ को ऐसा जो आप करना चाहते थे वो नहीं हो सकी? सर अभी तक तो फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है। जो भी मैंने सोचा है वो पूरा किया है, उसको एंड तक पहुंचा है। अभी तक कोई भी मेरा प्रोजेक्ट फेल नहीं हुआ है, ना मैं उसमें कह सकते हैं कि मैं उसमें रुका हूं या कहीं अटका हूं।
तो ऊपर वाले की कृपा है और आप लोगों का साथ है। आप तमाम इतने हज़ारों करोड़ों लोगों के लोग हैं, उन्होंने मुझे जो प्यार और आशीर्वाद देते हैं, शायद वही कारण है कि मेरे अंदर कहीं पे भी वो अफसोस नहीं है कि मैं ये नहीं कर पाया या वो नहीं हो पाया मुझसे। आप लोगों ने जो साथ दिया, जो दुआएं दी, हर एक चीज़ मैंने उसको पाई है और हर एक चीज़ में मैं सफल हुआ हूँ। और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, जो भी टास्क मैं लेता हूँ उसे जब तक एंड पे ना पहुँचा दूँ। मैं भी डॉक्टर कफील खान के बीच में स्टेटमेंट दे के जैसे बाकी सब चले गए कि हम साथ हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, मैं भी जा सकता था। मुझे क्या पड़ी है कि कोरोना जैसी बीमारी में इलाहाबाद भागना, दिल्ली आना। मेरी भी बच्चियाँ हैं, मेरा भी परिवार है, मैं भी वीडियो बना के समर्थन दे के घर बैठ सकता था। बट मुझे कहीं कहीं लगता है कि नहीं, जो जिम्मेदारी मैंने ली है उसे पूरा करना चाहिए, भले उनका परिवार साथ दे ना दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अफसोस नाम की चीज़ नहीं है मेरे अंदर। विनय, परिवार का कितना सपोर्ट मिलता है? आपकी पत्नी का, आपके दोस्तों का, आपके अपनों का, जो आपके लव वंस हैं, जो आपसे प्यार करने वाले हैं, उनका सपोर्ट कितना मिलता है? अगर आप हमारे दर्शकों को भी बता सकें इन लड़ाइयों में, इन मुहिम और आंदोलनों में। सर देखिए, जैसे आप बाहर जाते हैं तो आपके परिवार वाले परेशान होते हैं कि कहीं ये इन्फेक्टेड ना हो जाए या कुछ इसके साथ हादसा ना हो जाए। वैसा ही परिवार मेरा भी है। मैं भी जब किसी ट्रिप पे जाता हूँ तो मेरे लिए इतना आसान नहीं होता है अपने परिवार को कन्विंस करना कि भाई, मैं पत्नी हो चाहे माँ बाप हो, कोई नहीं चाहता अपने को खोना। तो उस स्थिति में आप समझिए कितना स्ट्रगल करता हूँ या कितना उनको समझाना पड़ता है या उनकी निवेदन करना पड़ता है कि मुझे ये करना है, उसके ये चीज़ हैं। उसकी वजह से वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आज यहाँ पे मैं जो पहुँचा हूँ उसमें कहीं ना कहीं मेरे परिवार, मेरे माता पिता के और ख़ास तौर पे मेरी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान है। अगर वो नहीं होती है, एक मोरल सपोर्ट जो होता है कि ठीक है विनय, तू देख, मैं बच्चियों को संभाल लूँगी, एक जो ये शब्द होता है, उसकी वजह से मेरा जो एनर्जी है, ये जो ताकत है, वो 10 गुना बढ़ जाती है। वो कभी भी कहती है कि किसी के भी आंखों से आंसू निकला ना विनय, उस दिन समझ लेना तू जितना कर रहा हो सब बेकार है। ये जब चीज़ उसके मुंह से निकलती है ना, तो कहीं ना कहीं एनर्जी मेरी डबल हो जाती है। फिर सामने मोदी हो चाहे कोई भी, उनकी ऐसी की तैसी हो। मोदी हो चाहे कोई भी हो, इनकी ऐसी की तैसी। विनय, ये बात भी बताना चाहोगे कि हमारे दर्शकों को, जब आप जेल में थे तो उस समय हमने भी हिंदुस्तान लाइव पर, हमारी पूरी टीम ने आपके लिए बहुत यहाँ से खबर चलाई थी और तमाम तथ्यों को, मुद्दों को रखा था, बिना डरे, बिना झिझके और बिना किसी लोभ लालच के। तो मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आजीवन में आप लोगों का ऋणी हूँ। जिस तरह से खास कर पे मेरे भाई, आपने जो जिस तरह से आवाज़ उठाई, आपके हिंदुस्तान लाइव ने जिस तरह से मूवमेंट चलाई, उसके लिए मैं ज़िंदगी भर आभारी हूँ। और शायद अपने शरीर का एक एक बूंद का कतरा भी आपको दे दूँ तो शायद ये जो ऋण है वो ना पूरा हो। उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद विनय। विनय, आपको लगता है ऐसा कि आपकी जैसी आवाज़ें पूरे देश में और भी होनी चाहिए, और भी विनय दुबे होने चाहिए? मुंबई में आप अकेले नहीं, एक और है शख्सियत, आप जानते हैं बखूबी एजाज़ खान को। एजाज़ खान का आज भी ऐसा मामला है कि जब कभी भी कोई भी बात होती है, आपकी किसी वीडियो पे प्रतिक्रिया लेनी होती है या एजाज़ खान से कुछ बात करनी होती है या उन्हें दिल्ली आना होता है, हिंदुस्तान लाइव पर आते हैं, जुड़ते हैं आपकी तरह से और अपनी बात करके जाते हैं। तो एक आवाज़ आपकी, एक एजाज़ की आवाज़। और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मेरे जेल जाने के बाद इमीडिएटली एजाज़ भाई भी आ गए थे जेल में। मैं और एजाज़ खान जी हम एक ही बैरक में थे। वो इतने परेशान थे, जिस तरह से एक होता है एक स्टार को जिस तरह से एक जेल की स्थिति में आना पड़ता है, तो परेशान थे। लेकिन जिस तरह से वो मुझे संभालते थे, एक छोटे भाई की तरह से मोटिवेट करते थे, मुझे एक चीज़ ऐसा लगा कि वो 6 दिन जो मेरे बीते हैं, वो एजाज़ भाई और मेरे जो समय हमने जो बीता, 24 घंटे साथ, आप समझिए, जब खाना आना है तो एक ही थाली में दोनों वो भी खा रहे हैं। जाते जाते वो इतने डिप्रेस थे, मतलब एक तरह से उनको मानसिक तनाव था कि विनय शायद बेल नहीं हो पाएगी, और वो खाना नहीं खा रहे थे। मैं वाकया आपको बताना चाहूँगा, अचार और चावल हमने खाई थी उस समय, दोनों भाइयों ने, और एजाज ने और आपने। एजाज भाई, मैं एक ही थाली में, प्लास्टिक की प्लेट होती थी, उसमें चावल और अचार जो था दोनों भाइयों ने खाई। और उसके बाद मैंने उनको रुखसत किया, मैं बोला अब आना नहीं वापस यहाँ पे। आप रह गए थे, उनकी बेल पहले हो गई थी? उनकी बेल पहले हो गई थी, मैं रह गया था। मैं उनको बोला आप जा रहे हो अचार खा के, आना नहीं वापस, फालतू में मेरा अचार भी आप खा जाते हो। तो गले मिले। उसके बाद ऊपर वाले की दुआ थी कि वो वापस नहीं आए। और जिस दिन मैं छूटा हूँ, पहली कॉल उनकी थी कि विनय कॉन्ग्रेचुलेशन, जबकि वो घर बैठे हुए थे, उनको नहीं पता था कि यहाँ पे, और उन्होंने एडवोकेट टीम भेजी थी अपनी तरफ से, उनके भाई आए हुए थे। तो ये देख के एक जो अपनापन था वहाँ पे मुझे मिला, वो बहुत ही अद्भुत था। और जिस तरह से मैं समझता था एजाज भाई का जो नेचर है, वो इतने डाउन टू अर्थ व्यक्ति हैं, इतने मददगार हैं, शायद ही ऐसा बंदा कोई दूसरा और कोई हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। मैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। एजाज भाई,
यू आर द बेस्ट। देखते हैं वो भी। एकदम। तो विनय, मैं कह रहा था कि आप और एजाज जैसे क्यों ना ऐसे और भी हों। जनता आपको इतनी मोहब्बत देती है, सच का साथ देने वाले। आप चाहेंगे कि देश में और भी विनय दुबे और भी एजाज खान हो? हर घर, हर जिले, हर तहसील से अगर विनय दुबे, एजाज खान निकलते हैं तो आप समझ लीजिए इस देश को विश्व गुरु बनाने में कोई नहीं रोक सकता। हम वो चीज़ें करते हैं जो सरकार नहीं करना चाहती है। अगर सरकार जो हमारी चीज़ें, जो हम ऑब्जेक्शंस लेते हैं, उसको अगर पूरा करने लगे तो आज हम किसकी बातें करते हैं? हम कहते हैं भाई हॉस्पिटल में वेंटिलेटर चाहिए, हम ये कहते हैं कि भाई दवाइयाँ निःशुल्क होनी चाहिए, हम ये कहते हैं कि एक व्यक्ति की अगर एक्सीडेंट होती है तो उसकी इलाज निःशुल्क होना चाहिए, हम ये कहते हैं कि भैया जो राशन है वो डायरेक्ट उनके घर तक पहुँचे, जो भूखे से मर रहे हैं लोग उनको कम से कम रोटी निवाला मिले। अगर हम ये बात करते हैं और सरकार अगर उसको मान्य करती है तो मैं आपको डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि भाई इस देश के अंदर कोई भी भूखे से नहीं मरेगा और देश जो है विश्वगुरु बनेगा। बट उसके लिए ज़रूरी है, आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि आप सभी आवाज़ उठाना सीखिए। ये मत देखिए कौन मेरे साथ है कौन नहीं है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि भले मैं अकेला भी रह गया ना तो लाख जन को खड़ा कर दूंगा। ऐसा कैपेसिटी, ऐसा विश्वास आप लोगों के अंदर भी होना चाहिए। और ये बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, मोबाइल उठाना है, कैसे हो अंडभक्त हो, बस शुरू, अपने दिल की बात जो अच्छा लगे बोल दीजिए, यही करना है बस। बाकी कोई अलग से ट्रेनिंग नहीं होती है इसकी। मोबाइल लो, कैमरा ऑन करो, कैसे हो बढ़ो, काम भारी हो गया आपका। दिल में जो है निकाल दीजिए। मैं वही करता हूँ, मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता हूँ या मुझे कहीं से लिखा नहीं आता कि भी नहीं ये जहन में कैसे आया कि आपने जब भी सबसे पहला आप पहली बार मुखातिब हुए अंधभक्तों से, तो वो लफ्ज़ कहाँ से जहन में आया था और ये कैसे जहन में बनी बात? सर, एक राजस्थान के बहुत बड़े हिंदूवादी थे, मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी CA NRC को लेके कि आखिर उसमें हिंदुओं का क्या हो सकता है। उसके बाद वो वीडियो के बाद लगातार फ़ोन पे गालियाँ आने लगी। उसके बाद तबीयत से मैंने उनकी पेली अगली वीडियो में, और वो जो था तौफीक सिद्दीकी साहब ने वो वीडियो वायरल किया। उसके बाद विनय दुबे तब से ले रहा, और पता नहीं क्यों मुझे बहुत खुशी मिलती है। अंध भक्तों को जो सुकून मुझे मिलता है ना, उनको बिलबिलाना, उनको तड़पाना, उनको पेलना, मेरे भाषा में कहूँ, इतनी सुकून मिलता है कि दूसरा काम मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन्होंने मुझे शिकायत की है कि विनय जी आप बात अच्छी करते हो लेकिन बस थोड़ी सी गालियाँ और जो लूज टॉक हो जाता है कि हम शेयर नहीं कर पाते। हमें पसंद आती चीज़ें लोगों तक पहुँचनी चाहिए बट वो शेयर नहीं हो पाती। तो कहीं ना कहीं अब उस चीज़ों पे मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। लेकिन जब गाली वाली, मतलब वर्कआउट किस पे, की जबान पे काबू कर सकूं? थोड़ा सा, लेकिन क्या होता है वो फीलिंग आ ही जाती है। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। अंध भक्त मेरे जो एक समझ सकते हो मेरे लवर हैं, वो बिना उनके मैं जिंदा, मेरे लिए ऑक्सीजन है वो। तो जब तक उनको 2-4 चुम्मा नहीं लेता हूँ ना, मेरे को चैन नहीं आता। और बहुत दिन हो गए चुम्मा लिए। बेटा आ रहा हूँ, बहुत जल्द वापिस एक बार तुम्हारी लूँगा। विनय, दिल्ली पे पहुँचे हो, दिल्ली वालों के लिए क्या कहना चाहते हो? दिल्ली वाले तो ऑलवेज मस्त सर, दिल वालों की दिल्ली है। और जिस तरह से खास तौर पे दिल्ली 6 मुझे आना था यहाँ पे, और मेरा पहले का अरमान था, क्योंकि बहुत सारी पुरानी दिल्ली पहली बार आए? पहली बार मैं आया हूँ। और बहुत एक बोलते हैं ना ऐतिहासिक चीज़ है यहाँ पे, बहुत सारी इतिहास दर्ज है यहाँ पे। वो महसूस करने के लिए जब आप गलियों में लेके आ रहे, तो आप जिस तरह से डिस्क्राइब कर रहे थे, वो देख के बहुत अपने आप में अद्भुत लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी शख्सियतें यहाँ पे रही हैं। और मेरे लिए गर्व की बात है कि अपने जीते जी मैं यहाँ तक आ पाया, तो एक अद्भुत है। और दिल्ली तो ऑलवेज रॉक्स, मुंबई और दिल्ली तो है ही है सर, बाकी देश में बचा क्या है। चलिए विनय, बहुत जल्दी हम अपनी बात को ख़त्म करेंगे क्योंकि जाहिर है आपको जाना भी है। मैं विनय ये पूछना चाहूँगा कि आपने उन जमातियों के बारे में भी उस वक्त में कि जब कोरोना चल रहा था, तबलीगी जमात के लोगों के बारे में, मौलाना साद को लेकर के जो कुछ हुआ, फिर बाद में सरकार का जो बैकफुट पे आई सरकार और फिर दबाव बना, आज तक तो मौलाना साद को गिरफ्तार कर नहीं सके थे, सिर्फ कह के रह गए। डोभाल तक वहाँ पहुँच जाते हैं। और फिर उन जमातियों को कि जिनको कहा गया कि ये मरकज़ जो है, मरकज़ कहते हैं सेंटर को, कि मरकज़ जो है वो कोरोना मरकज़ है, ये कोरोना एपी सेंटर है, और वही जमाती जो है बाद में तारीफ़ के पुल बांध दिए जाते हैं उनके जब वो प्लाज्मा डोनेट करते हैं। यही तो दोगला चरित्र कह रहा था। अगर ये सही में मरकज़ या सेंटर हैं तो जी न्यूज़ का ऑफिस क्या था? वहाँ तो एक एक दिन में 26-26 आ रहे थे, यहाँ तो कम से कम 5 ही 5, 10-10 थे। तो तिहाड़ी को पूछना चाहता हूँ कि बकचोदी मतलब बचपन से सीखी थी या मोदी जी के संपर्क में आने के बाद हुआ है? खैर कोई बात नहीं। रही बात देश के सुपरमैन डोभाल साहब, 2 बजे रात को जाके मौलाना साद से मिलते हैं। और मौलाना साद जी लॉकडाउन स्थिति में, जब रास्ते पे कुत्ता नहीं घूम सकता है, ना फ्लाइटें चल रही, ना ट्रेन चल रही, ना आप अपनी पर्सनल गाड़ी से घूम सकते हैं, उस समय वो फरार हो जाते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मौलाना साद जी को कि
इतने बड़े शातिर दिमाग हैं कि डोभाल जैसे जो सुपरमैन हैं अंडभक्तों को, उनको उन्होंने चकमा दे दिया। एक तरह से ये अपने आप पे थूकने का काम कर रहे हैं। ये जिस तरह से मिल के आया वो पूरा वो इसके लिए किया गया था क्योंकि जब दिल्ली से मजदूर पलायन कर रहे थे, यहाँ से जब वो उत्तर प्रदेश बिहार की तरफ पैदल जा रहे थे और धीरे धीरे देश में माहौल बन रहा था कि भाई ये मज़दूरों की आवाज़ उठनी चाहिए, तो उसको काउंटर करने के लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट है इस देश में मुसलमान, और उनका जो सबसे आध्यात्मिक केंद्र है उसको टारगेट करना, मतलब तिहाड़ी जैसे कुत्ते बैठे हैं हड्डी चूसने के लिए, और क्या चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो ध्यान भटकाने के लिए लाया गया, और जैसे ही मरकज़ ख़त्म हुआ बांद्रा वाला हम बैठे हैं उसके लिए, आप आगे तो चलो पीछे पीछे हम हैं। तो ये माइंड डाइवर्ट होना, टॉपिक डाइवर्ट करने के लिए एक बस वो टाइमिंग था। उनको सही में गिरफ्तार करना होता तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो कर लेते, क्योंकि वो नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास कोई कारण नहीं था। वो किस मुंह से करते? जिस विदेशियों को इन्होंने खुद परमिशन दी उसके आरोप में करते, या जिन लोगों को इन्होंने, सोचिए पुलिस स्टेशन के एकदम चिपक के जो बॉर्डर है, एक ही दीवार है, वहाँ पे 2500 लोग जमा हो जाते और प्रशासन को पता नहीं चलेगा। तो ये सब सरकारी चीज़ थी, वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए एक मुसलमानों को टारगेट करते हैं और हमेशा से करते आए हैं। बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी की इतनी औकात नहीं है कि अपने विकास के नाम पे कभी बात कर लें, धर्म के नाम के अलावा उनको कुछ आता कहाँ है। इसीलिए आपको लगता है कि उन्होंने अपने अल्फाजों को वापस लिया और उस तबलीगी जमात को उनका कोऑपरेशन होने के बाद जिन्हें बहुत बदनाम किया गया उनका शुक्रिया अदा किया, नतमस्तक हुए, ये देखते हुए कि उन्होंने एक नहीं दो नहीं हज़ारों यूनिट्स जो हैं वो प्लाज्मा के डोनेट किए। ज़रूरी था, नहीं करते तो मुँह की खाते फिर से जूता चप्पल हम जैसे बैठे हैं ना बजाने के लिए। सच्चा बोले भाई मत बजाओ, हम खुद ही मान लेते हैं। तिहाड़ी ने प्लाज्मा दिया क्या, मैं जानना चाहता हूँ, ट्वीट भी मारूंगा। आप बात कर रहे हैं सुधीर चौधरी की? तिहाड़ी एक ही है देश के अंदर, 100 करोड़ की घूस लेना फिर तिहाड़ जाना, उससे बड़ा पत्रकार दलाल पत्तलकार हो ही नहीं सकता है। पत्तलकार सुना है आप लोगों ने? सही सुना है। अच्छा चलिए, दिल्ली दंगों पर आपने बहुत अच्छा एक अपना बयान जारी किया था, क्योंकि CAA NRC के खिलाफ जो आवाज़ उठाने वाले लोग थे उसका खामियाजा आज जेलों में भुगतना पड़ रहा है। मैं नहीं कहता कि सारे ही ठीक थे, मैं नहीं कहता कि सारे ही गलत थे, लेकिन ऐसे बहुत से उठाए जा रहे हैं घरों से कि उनकी ज़मानतें भी मुश्किल हो रही हैं और कई कई महीने हो गए, आरोप साबित नहीं भी हों, चार्जशीट में और तरह से पेश किया गया हो, लेकिन वो जेलों में हैं। जी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे सर? दिल्ली दंगे इन्होंने किया, कैसे उसको छुपाने के लिए किसी को तो आरोपी बनाना पड़ेगा ना। सब जानते हैं दिल्ली दंगे किसने किए। मौका मिला तो है यहीं पे बैठा मिश्रा, जाके चाय पिलाऊंगा उसको। बट दिक्कत क्या है कि ना अगर वो नहीं आरोपी बनाए किसी न किसी को, तो फिर वो बात हजम नहीं होगी, सरकार पे उंगलियां उठेंगी। तो बेचारे जो स्टूडेंट है, अब सोचो स्टूडेंट लोग दंगा करा ले जा रहे हैं और दिल्ली की सरकार, मतलब जो केंद्र सरकार, उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो ये नाकामी अपनी छुपाने के लिए बली का बकरा बनाया जाता है। बट कोर्ट है, अदालतें हैं, वहाँ पे इंसाफ ज़रूर मिलता है। भले लोग कहते हैं देरी होती, लेकिन मिलता है। तो आज नहीं तो कल इसकी भी पोल खुलेगी, और जब खुलेगी तो फिर हम तो है ही तेल लगा के बहुत डंडा रखे हुए, तेल लगा के डंडा एकदम रखने के लिए। राई का तेल प्योर, एकदम सरसों से खेत से निकाला हुआ। दर्शकों से वादा करेंगे इस बात का कि दिल्ली आएंगे जब भी, जैसे आज आप आए हैं, वक्त निकाला है आपने, और विनय आगे भी हमें अपना साथ देते रहेंगे, लोगों को प्यार देते रहेंगे। एकदम सर, जब भी दिल्ली आऊँगा, जब तक आप धक्के मार के भगाओगे नहीं यहाँ से, तब तक विनय दुबे दिल्ली से नहीं जाएगा। धक्के तो नहीं मार सकते। बहुत बहुत शुक्रिया विनय, हमारा वक्त आपने, हकीकत बात यही है, चाहे देर हुई लेकिन खैर हुई कि आप यहाँ पर पहुँचे, आप राजधानी दिल्ली आए और इसी दिल्ली में पुरानी दिल्ली आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और पूरी उम्मीद करता हूँ कि जो आपका मोटिव है, आपका जो मंशा है, ऑब्जेक्टिव है, आप उस पर खरे उतरें, लोगों की इसी तरह से मदद करते रहें और मजलूमों की आवाज़ जुल्म के खिलाफ ऐसे ही बनते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया विनय पुरानी दिल्ली आने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इस चीज़ को लेकर के विनय ने आप तमाम लोगों की, दिल्ली के लोगों की, देश के लोगों की बेहद तारीफ करते हुए एक ये बात भी कही है कि वो दिन दूर नहीं है कि जब वो कहते हैं कि मैं रहूं या ना रहूं, मुझ जैसे विनय दुबे हर घर में होंगे, हर जगह होंगे। वो कहते हैं कि ना मैं सरकार से डरता हूं, ना मैं किसी के सरोकार से लिप्त होता। इन्होंने ये भी कहा, एक एक चीज़ दिखाई है, ख़ास तौर से डॉक्टर कफील खान के मामले को लेकर के आप लोगों ने देखा